Good morning, student. Chapter number 5, Admission of a Partner. Admission of a partner means reconstitute of a partnership. When, with the admission of partner, the existing agreement comes to end and new agreements among all partners, including new partners, come into exist. The capital contribution by the new partner, his share of profit, goodwill, and other conditions are agreed upon. The new partner on joining becomes liable for the liability of the firm, and he is also entitled to have the share in the asset and profit of the firm. Section 31 of the Partnership of the Indian Partnership Act 1932 provide that a new partner not be admitted in the firm without the consent of all the existing partner unless it has been agreed otherwise by the partners in the partnership agreement. अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है कि वापस से पार्टनरशिप जो हमने बनाई है उसको वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट करना, मीन्स रिवाइज रिपीटेड वापस से बनाना। एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो भी पहले का पुराना पार्टनरशिप है वो ख़त्म होगा और नया पार्टनरशिप ऐड पूरा हमारा बनेगा, जिसके अंदर एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो और प्लस जो न्यू पार्टनर सारा है वो भी, उन सबको वो सब मिलके एक नया पार्टनरशिप हमारा फॉर्म हो रहा है। जो भी कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट, जो भी कैपिटल्स होगा वो न्यू पार्टनर कुछ कैपिटल्स लेके आएगा, उसका भी प्रॉफिट में कुछ शेयर होगा, गुडविल्स हो गए और सारे एग्रीमेंट, मतलब जिस हिसाब से लोग ने एग्रीमेंट बनाया है वैसे सब से जो भी अगर न्यू पार्टनर्स है वो ज्वाइन होने के बाद वो लायबल है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी उसके अंदर उसको भी पे करना पड़ेगा। अगर वो प्रॉफिट में शेयर है, प्रॉफिट उसको मिल रहा है, तो एट द सेम टाइम अगर लाइबिलिटी कुछ है तो वो लाइबिलिटी भी पे करेगा। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से 1932 के हिसाब से कि अगर ओल्ड पार्टनर्स रेडी नहीं है न्यू पार्टनर को ज्वाइन करने के लिए तो फिर वो न्यू पार्टनर्स जो भी न्यू पार्टनर है वो उसका एग्रीमेंट या फिर उसका एडमिशन नहीं हो सकता है पहले, जब तक कि एग्जिस्टिंग मतलब पुराने पार्टनर्स रेडी है तो ही उसका तो वो एंट्री हो सकता है। अगर पुराने पार्टनर्स एग्री नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। A new partner may be admitted in the continue firm because of the following। कुछ फॉलोइंग रीज़न की वजह से न्यू पार्टनर्स को हम अपने जो भी कंटिन्यू फॉर्म है, जो भी हमारा बिजनेस चल रहा है, जो भी हमारी कंपनी है उसके अंदर हम फॉर्म के अंदर न्यू पार्टनर को फॉलोइंग रीज़न की वजह से एडमिशन देते हैं। जैसे कि व्हेन द कंटिन्यू फॉर्म नीड एडिशनल कैपिटल, अगर हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए तो एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत है तो हम न्यू पार्टनर्स को एडमिट करते हैं। when the continuity forms required additional managerial ability, अगर हमें मैनेजर एबिलिटी चाहिए कि भाई जो न्यू पार्टनर है वो बहुत ही अच्छा स्किल है, उसके पास बहुत अच्छी मैनेजरियल एबिलिटी है, अगर हमें उसकी रिक्वायरमेंट है तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। व्हेन एनी कंटिन्यूटी पार्टनर्स रिटायर और डाइड, अगर कोई पार्टनर से जो पुराने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायर हो रहे हैं या फिर उनकी डेथ हो रही है तो हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। व्हेन स्किल एंड एफिशिएंट एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म नीड टू कंटिन्यू इन द फर्म देयरफॉर ही इज एडमिटेड बाय द फर्म्स एज अ पार्टनर, अगर जो हमारे फर्म्स में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसके अंदर कोई हमारा ऐसा एम्प्लॉय है बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे फर्म्स के लिए, अब हम ये चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी को कभी भी छोड़ के ना जाए, उसका प्रॉफिट हमें और फुल लाइफ मिले जब तक कि हमारी कंपनी है तब तक के, तो हम उसको हमारे पार्टनरशिप में, मतलब उसको हम अपने पार्टनरशिप में एडमिट कर लेते हैं। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिस्क, अगर हमारा बहुत सारा रिस्क और हमें लगता है कि हम अकेले बियर नहीं कर सकते, इसके लिए हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं कि जो भी रिस्क होगा वो आपस में मिलजुल के हम लोग बियर्स कर लेंगे, आपस में मिलजुल के हम बांट लेंगे। तो ये सब फॉलोइंग रीज़न है जिसके वजह से हम न्यू पार्टनर्स को हमारे जो भी ऑलरेडी जो फॉर्म है, कंटिन्यूटी फॉर्म है, उसमें एडमिट करते हैं। अब यहाँ पे है कि जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो कौन से इफ़ेक्ट, मतलब कौन से चीज़ में असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होती है हमारी। जैसे कि द ओल्ड पार्टनरशिप कम टू एंड, जो हमारा ओल्ड पार्टनरशिप होगा वो एंड हो जाएगा और नया पार्टनरशिप बनेगा, ये पहली इफ़ेक्ट हुई हमारी।
Second, new partner becomes entitled to the share profit to share future profit of the firm, and therefore the combined share of the old partner's profit get reduced. जो भी न्यू पार्टनर्स होगा उसका फ्यूचर में हमारा जो भी प्रॉफिट होगा फॉर्म्स का उसमें भी उसका शेयर होगा। इसकी वजह से जो भी ओल्ड पार्टनर है उनके जो भी रेशियो है या जो भी उनके प्रॉफिट के जो भी उनका शेयर था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इफेक्ट हो गई। थर्ड है न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट ऑन द एग्री अमाउंट द कैपिटल इन कैश। जो भी न्यू पार्टनर होगा वो एग्री करेगा, वो कैपिटल कैश में लेके आएगा या फिर वो जो भी असेट लेके आ रहा है बिजनेस में। बैलेंस ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व फिटनेस असेट है, जो भी है वो जो एडमिशन का डेट होगा वहाँ पे हम उसको पूरा बैलेंस करेंगे, मतलब पूरा उसको पहले क्लोज करेंगे और न्यू हमारा बैलेंस शीट हम बनाएंगे जिसमें हम सारा वापस से रिवाइज करेंगे कि हमारे फॉर्म की अभी वैल्यू क्या है एक्सेट्रा। असेट आर रीवैल्यू। सारे असेट है जो भी लाइबिलिटी है वो रीवैल्यू मतलब उसकी वापस से वैल्यू निकाली जाएगी और उस हिसाब से हम न्यू पार्टनर का कितना शेयर बनता है, न्यू पार्टनर्स कितना लेके आ रहा है कैपिटल, तो असेट और लाइबिलिटी जो भी वो सबकी रीवैल्यूज की जाएगी। द गुडविल ऑफ द फॉर्म इज रीवैल्यू। जो भी फॉर्म्स की गुडविल होगी उसकी भी रीवैल्यू होगी और उसकी जो भी इफेक्ट होगी वो हम अकाउंटिंग इफेक्ट देंगे। अकाउंटिंग इफेक्ट ऑल्सो गिवन टू मेंटेन एग्रीड कैपिटल। जो भी कैपिटल्स होगा, जो इससे भी न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है तो उसकी भी अकाउंटिंग इफेक्ट्स होगी। जो भी कैपिटल आ रहा है वो हम ऐड वो सब करेंगे। ये सारी हमारी इफेक्ट थी। Thus, at the time of the admission of the new partner, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। जब हम एडमिशन करते हैं न्यू पार्टनर का तो कुछ एडजस्टमेंट हमें करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो भी हमारा ओल्ड पार्टनर्स है वो हमारा एंड हो जाएगा और हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमें मिलेगा, जैसे कि सैक्रिफाइस रेशियो के कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड है अकाउंटिंग इफेक्ट। हमें गुडविल जो भी वो लेके आ रहा है बिजनेस की जो भी गुडविल होगी उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थर्ड है अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंटिंग इफेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम रीवैल्यू कर रहे हैं हमारे असेट की, मतलब हमारे असेट की वापस से हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम देखेंगे हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और उसकी रीवैल्यूज़ की जाएगी पूरा। अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रिजर्व होगा, उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट हमें करनी पड़ेगी, मीन्स उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट चेंज इन कैपिटल। अगर कुछ कैपिटल में जो चेंज हो रहा है, जैसे कि न्यू पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आ रहा है तो जो भी कैपिटल चेंज हो रहा है, कैपिटल हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हमारे है कि हमें कौन से न्यू एंट्रीज करनी पड़ेगी, मतलब क्या क्या हमें इफेक्ट देना पड़ेगा जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जो हमारा चेंज होता है, तो जब भी हम न्यू पार्टनर्स को हमारे न्यू पार्टनर्स को हम एडमिट करें तो जो भी हमारा पहले का जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन लोग ने अपने शेयर में से आइदर कुछ सेक्रीफाइस किया होगा, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको कुछ अपने शेयर दिए होंगे और वापस से न्यू मतलब उन लोगों ने न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बनाया होगा। तो जब हम न्यू प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं एडमिशन में तो हमारे वहाँ पे दो रेशियो का हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। एक हमारा न्यू प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो, जब हम सम्स करेंगे तो हमें जब भी हमारा पार्टनर एडमिट होगा तो या फिर हमें एक नया रेशियो निकालना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो क्या है वो। सेकेंड, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो, कि हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन से पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया है। जैसे कि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। कैलकुलेट करने का एग्जाम्पल है छोटा सा, जो हमको सम्स में जब हम बड़े सम्स करेंगे तो वहाँ पे हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला पुटअप करना है। जैसे कि यहाँ पे है व्हेन सैक्रिफाइस शेयर और सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज नॉट गिवन। अगर तुम्हें सैक्रिफाइस से कोई भी सैक्रिफाइस रेशियो या फिर सैक्रिफाइस शेयर है वो नहीं दिया है ओल्ड पार्टनर का तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। व्हेन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, सिर्फ हमें ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है एंड प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, और जो भी प्रॉफिट होने वाला है न्यू पार्टनर को कितना प्रॉफिट है में शेयर दिया है वो हमें दिया है।
रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर गिवन शेयर इन प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग ऑल द पार्टनर। और जो भी रिमेनिंग बचा, जैसे कि हमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है कि ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है वो, और न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसको कितना दिया है वो दिया है, और जो बाकी के बचते हैं जो भी शेयर वो ओल्ड पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। ऐसा सब समय दिया है, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। A and B are the partner of the firm sharing profit and loss in the ratio 3:2। A and B पार्टनर है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:2, मतलब A का 3 और B का 2। C is admitted for 1/4 of the share in the profit। C को हमने एडमिट किया है और उसको हमने कितना दिया है 1/4, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 1/4 शेयर है वो हमने सी को दिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट, अब कैलकुलेट करना है हमारा न्यू प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले हमारा ओल्ड क्या दिया था, यहाँ पे ए एंड बी का ओल्ड दिया हमारा 3:2। टोटल हमारा प्रॉफिट हम एज्यूम करते हैं कि सपोज करते हैं टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, तो हमने सी को कितना दिया था 1/4, जो हमें बोला है ऑलरेडी कि सी विल गेट 1/4 ऑफ द शेयर इन प्रॉफिट, तो सी का आया 1/4। तो अगर हम टोटल एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट मेरा 1 है और 1/4 मैंने सी को दिया, तो रिमेनिंग बाकी का कितना बचा 3/4 मीन्स 3/4। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट मीन्स 1 माइनस 1/4, तो हमारा आया 3/4। ये हमारा आया रिमेनिंग, जो बाकी के ए रिमेनिंग है 3/4 वो ए एंड बी का होगा। अब हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो जब हमें पास कुछ भी नहीं दिया होता है, सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और उसके बाद सिर्फ हमें ये दिया है कि न्यू पार्टनर को एडमिट कितने पे दिया है ये दिया है हमें, उसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। तो न्यू रेशियो निकालने का हमारा फॉर्मूला है रिमेनिंग, जो भी हमारा रिमेनिंग बचा है, मतलब हमने जो एडमिट सी को देने का जो भी बाकी के हमारे शेयर बचे हैं वो, जो हमारा 3/4 मल्टीप्लाई शेयर ऑफ ओल्ड रेशियो, जितना हमारा ओल्ड रेशियो है वो, जैसे अगर ए का निकाल रही हूँ तो मल्टीप्लाई 3/5, तो हमारा ए का, जैसे ए का निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग हमारा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, 3 उसका ओल्ड था इक्वल टू 9/20। बी का निकाल रहे हैं तो रिमेनिंग 3/4 मल्टीप्लाई हमारा बी का कितना था 2, तो 2/5 इक्वल टू 6/20 मल्टीप्लाई करें तो सामने सामने करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 4 5 ज़ा 20। फिर उसके बाद सी का हमें निकालना है, तो सी का ऑलरेडी हमें दिया है कि सी का न्यू शेयर कितना है 1/4। अब हमें नीचे हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे 20, हमारा नीचे का डिनोमिनेटर है 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे 1/4, तो हमें नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल लाना है। तो हम क्या करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई, नीचे का 4 है हमें 20 चाहिए, तो 4 5 ज़ा 20, अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई 5 किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 5, तो 1 5 ज़ा 5 एंड 4 5 ज़ा 20। तो हमारा न्यू जो रेशियो आया है वो आया है 9 6 और 5, मीन्स हमारा न्यू रेशियो है ए बी सी का 9 6 5। ये हमें कैलकुलेट करा है हमने न्यू रेशियो, जब हमें प्रॉफिट दिया है, मीन्स हमें ओल्ड रेशियो दिया है कि ओल्ड कितना है, और हमें ये बताया है कि न्यू पार्टनर को जो एडमिट किया है उसका कितना है, तो हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना है हमारा न्यू रेशियो। अब हमारा यहाँ पे है पेज नंबर 152 में, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर मे बी डिफरेंट सिचुएशन रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारे अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे तुम्हें सिचुएशंस दिए होंगे, कंडीशंस दिए होंगे, और वहाँ पे हमें अकाउंटिंग और गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। इट मीन्स इस चैप्टर्स के अंदर बाकी सारे इफेक्ट सेम रहेंगे, सिर्फ एक गुडविल का इफेक्ट होगा जो हर तुम्हारे सम्स में नया होगा, मतलब तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से होगा कि अगर ये टाइम में गुडविल इस फॉर्म में है तो उसकी इफेक्ट क्या होगी एक्सेट्रा। तो वो तुम्हारे यहाँ पे सिचुएशंस दिए है कि कौन से में कौन से तुम्हें एंट्रीज करना है। जैसे कि है व्हेन द गुडविल इज पे प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, अगर उसने प्राइवेटली पे किया है गुडविल
तो हम यहाँ पे कोई भी उसकी इफेक्ट नहीं डालते हैं। सेकेंड, व्हेन द प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है या फिर कुछ भी चीज़ वो कैश में लेके आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे हमें वो जो हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में कि डेबिट कम्स इन और क्रेडिट गोज आउट, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। तो यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ बिजनेस के अंदर आ रही है, चाहे वो कैश हो चाहे वो असेट हो, तो हम पर्टिकुलर अकाउंट्स को डेबिट करेंगे। जैसे कि कैश अकाउंट को हमने डेबिट किया। टू, यहाँ पे वो क्या ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब वो बिजनेस के लिए एक तरह का इनकम है, वो प्रॉफिट है, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करेंगे। फिर when the premium for goodwill is brought in cash by the new partner and it is withdrawn by the old partner fully or partly, जब हमारा न्यू पार्टनर है वो जो भी प्रॉफिट है जो भी प्रीमियम है वो लेके आ रहा है कैश में, और जो न्यू पार्टनर से वो ओल्ड पार्टनर वो पूरा विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी मतलब इट मीन्स गुडविल कैश में न्यू पार्टनर लेके आ रहा है और वो ओल्ड पार्टनर ने पूरा विड्रॉ किया है। अगर जब ऐसा किया है तो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे, ओल्ड पार्टनर ले रहे, तो वो रिसीवर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे और गुडविल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो। वैसे ही व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन द हिज शेयर इन गुडविल इन कैश, अगर वो गुडविल नहीं ला रहा है कैश में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, वो यहाँ पे दिया है कि अगर न्यू पार्टनर है वो गुडविल नहीं ला रहा है कैश के अंदर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एबल टू नॉट ब्रिंग, मतलब वो कुछ पैसे वैसे नहीं ला रहा है, तो यहाँ पे यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी कि जो भी न्यू पार्टनर है वो डेबिट हो गए, और ओल्ड जो भी कैश है, न्यू पार्टनर जो भी कैश लेके आ रहेगा तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल नहीं ला रहा है, वो जो भी ला रहा है वो सिर्फ कैश ला रहा है लेकिन गुडविल के फॉर्म में नहीं ला रहा है, तो इसके लिए कैश हमारा डेबिट हुआ और गुडविल की जगह पे हमने क्या किया, टू न्यू पार्टनर, क्योंकि वो यहाँ पे गिवर है। वैसे बाकी सारी एंट्रीज भी होगी यहाँ पे, हम हर सम्स में अलग अलग कंडीशंस होगा, उस हिसाब से हमें अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेगी। अब पेज नंबर 164, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट। यहाँ पे हमारा है कि जब हमारा न्यू पार्टनर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर को हमने यहाँ पे एडमिशन दिया है, तो हम जो भी हमारे असेट की है वो सब की हम रीवैल्यूज निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा एक अकाउंट बनता है जो होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम सारे असेट, ये जो भी हमारा असेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हम उसकी पूरी एंट्रीज करते हैं और उसका हम निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि हमारा लॉस हो रहा है। मीन्स हमारा बिजनेस में मतलब हमारा पैसे इंक्रीज हुए कि हमारा लॉस हुआ। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट और लाइबिलिटीज़ को हम दो मेथड से रिकॉर्ड करते हैं। एक है व्हेन द असेट एंड लाइबिलिटी आर शोन, जब हम असेट और लाइबिलिटी को हमारी बुक में दिखाते हैं न्यू वैल्यूज़ को, तो वो होता है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, जिसमें हम रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट बनाते हैं। सेकेंड हमारा है व्हेन द असेट एंड लाइबिलिटी आर शोन इन द बुक्स ऑफ देयर ओल्ड वैल्यू, मतलब ओल्ड वैल्यूज़ में ही उनको हम उनकी बुक्स में निकालते हैं, न्यू वैल्यूज़ में नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक अकाउंट बनता है जो होता है मेमोरेंडम्स रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे उसके बाद कुछ जनरल एंट्री है, जनरल एंट्रीज दी है, वो हमें यूज़ करना है रीवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट में। व्हेन असेट एंड लाइबिलिटी, जब असेट और लाइबिलिटीज़ को हम न्यू वैल्यूज़ में उनको बुक्स में लिखते हैं, तो हमें कैसी इफेक्ट डालनी है वो यहाँ पे दिया है। जैसे कि जनरल एंट्री दी है, व्हेन वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज, अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा जनरल एंट्री क्या होगा, असेट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे तो जो हम लेजर पोस्टिंग करते थे इन 11th स्टैंडर्ड, 11th में हमने लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी देखी है कि हम जो पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि हम करते थे कैश टू बैंक, कैश अकाउंट टू परचेस, ईजी एंट्री देती हूँ, परचेस अकाउंट टू कैश अकाउंट करते थे। तो हमारा क्या होता था कि हम परचेस अकाउंट में जाके
अपोजिट का नाम लिखते थे। परचेस अकाउंट में जाके हम कैश का लिखते थे, लेकिन हम डेबिट साइड में लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे हमें करना है, हमारी असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमारे लिए वो क्या है, प्रॉफिट हुआ है, मीन्स हमारे लिए वो क्रेडिट हुआ है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जर्नल एंट्री की, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट मीन्स हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे और असेट का नाम लिखेंगे, क्योंकि असेट की वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो वो हमारे लिए बैलेंस इंक्रीज मीन्स हमारे लिए क्रेडिट है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज। सेकंड, व्हेन द वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज, अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मीन्स हमारे लिए लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू असेट के। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं तो हम उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाके असेट का नाम लिख सकें। व्हेन बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व प्रोवाइड ऑन डेटर्स, तो जब हमने प्रोवाइड्स किया है तो हमारे लिए ये लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड्स किया है, रिजर्व रखा है, यहाँ पे हमने बैड डेट के लिए रिजर्व रखा है, तो रिजर्व हमारे लिए एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट इनकम है कि अगर लॉस हो जाए तो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमने रिजर्व में रखा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व। एक्वायर इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड असेट आर बी रिकॉर्डेड। अगर हमारे इनकम से या प्रीपेड एक्सपेंस है वो सारे, तो वो सारे अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं टू रिवैल्यूएशन। जब हमारी असेट लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है, व्हेन द लाइबिलिटीज इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है इट मीन्स हमारा लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। when unrecorded liability और unpaid liabilities are be recorded, जब unrecorded liability है या unpaid है तो revaluation अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू liability टू unpaid liabilities। when revaluation account is close, जब हम revaluation अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो हमारा जो भी होगा, अगर हमारा प्रॉफिट है, इफ़ इट इज़ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगर हमारा प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, हमारे जो भी पार्टनर्स हैं उनके लिए वो प्रॉफिट है मीन्स उनके लिए वो इनकम है, तो उनके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मीन्स उनको प्रॉफिट हुआ तो उनके क्रेडिट साइड में हम जाके वो अकाउंट्स की एंट्री कर सकें। इट इज़ ए लॉस, अगर वो लॉस है हमारे लिए तो हम उसको क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनर यहाँ पे लॉस हो रहे हैं तो उसके लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री है जिसके बेसिस पे ही हमें पूरा सम्स करना है, जिसके बेसिस पे हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाना है। तो इसके लिए ये जनरल एंट्री लर्न बाय हार्ट, और आगे के वीडियोस में हम सम्स देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 18। सो उससे पहले ये जितना भी किया है कि हमें अगर सिर्फ रेशियो दिया है और हमें कैलकुलेट करना है तो उसका मेथड, हमें जनरल एंट्री आनी चाहिए कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है, कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, असेट इंक्रीज हो तो क्या करना है, असेट डिक्रीज हो तो क्या करना है, वो सारी एंट्री क्लियर होनी चाहिए। सो इतना लर्न कर लेना या इतना पूरा समझ लेना, उसके आगे हम सम्स करेंगे। थैंक यू।